यहाँ पर बताना चाहेंगे कि डीआरडीओ में अगर आप जॉब करने के इच्छुक हैं तो इसके लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पोस्ट आपको मिल जाएगा साइंटिस्ट बी के नाम से, जो कि डीआरडीओ में भी मिल जाएगा। साइंटिस्ट बी के नाम से ही पोस्ट आपको डीएसटी में मिल जाएगा एंड साइंटिस्ट एंड इंजीनियर बी के नाम से एडीए में मिल जाएगा। एडीए में 43 वैकेंसी है, डीएसटी में 8 है, जबकि डीआरडीओ में कुल 579 वैकेंसीज है, जिसमें 51 वैकेंसी जो है वो बैकलॉग में है, जैसे कि ओबीसी, एससी और एसटी के लिए है। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो ड्यूरेशन होगा अप्लाई करने का वो 21 दिन होगा। जिस दिन भी इसकी लिंक एक्टिवेट होगी उसके बाद 21 दिन तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो आपका सैलरी होने वाली है वो बहुत अच्छी होने वाली है। अगर लेवल 10 के हिसाब से 7 सीपीसी के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो पे मैट्रिक्स होगा वो 56,100 रुपये होगा। एंड यहाँ पर जो आपका अप्रॉक्सीमेट सैलरी बनेगी वो 88,000 पर मंथ के हिसाब से बनेगी। यहाँ जान लेते हैं आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर जो आपने गेट का एग्जाम दिया उस गेट के स्कोर को वैल्यू दिया जाएगा, साथ ही साथ आपका रिटन एग्जाम होगा एंड आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर आपको डीआरडीओ, एडीए और डीएसटी में आपको पोस्ट मिल जाएंगे। आप यहाँ कैटेगरी वाइज देख सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो एटलीस्ट आपको फर्स्ट क्लास पास होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में एंड आपका जो ग्रेजुएशन है वो इंजीनियरिंग में होना चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। और इनमें आपका जो ट्रेड है वो आपका ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ आपको इनमें से एक चीज़ को फुलफिल करना पड़ेगा, जैसे कि अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर ये नहीं है तो मिनिमम 80% एग्रीगेट मार्क्स आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री में, जो कि आपका आईआईटी से हो या फिर एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हो, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसके इक्विवेलेंट कौन कौन सा क्वालिफिकेशन माना जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरी लिस्ट दी हुई है। तो इनमें से भी अगर आपके पास कुछ है तो ये इसके इक्विवेलेंट माना जाएगा। चलिए देख लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ पर आप देख सकते हो डीआरडीओ के लिए क्या पोस्ट है, एडीए के लिए देख सकते हो, डीएसटी के लिए देख सकते हो। यहाँ पर भी अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पर भी लगभग सेम क्राइटेरिया फुलफिल आपको करनी पड़ेगी, बट यहाँ पर जो आपका ट्रेड है वो चेंज हो जाएगा। वो ट्रेड आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आपका यहाँ पर बिल्कुल सेम होंगी। यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट आप यहाँ देख सकते हो। थर्ड है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें आप यहाँ सीट देख सकते हो। इसके साथ जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको फर्स्ट क्लास पास होना चाहिए बैचलर डिग्री में। आपका जो बैचलर है वो इंजीनियरिंग में हो या फिर टेक्नोलॉजी में हो एंड आपका जो सब्जेक्ट है या ट्रेड है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। बाकी चीज़ें यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ही होंगी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हो, नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख सकते हो। यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसके इक्विवेलेंट ट्रेड में आपको ये सारे मिल जाएंगे। अगला हम देख लेते हैं मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में। साथ ही साथ अगर आपने मेटलर्जी इंजीनियरिंग में करा हुआ है तो यहाँ डीआरडीओ में ये पोस्ट आपको दिख जाएंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास फर्स्ट डिवीजन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए जो कि इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में हो एंड आपके पास जो सब्जेक्ट या ट्रेड हो वो का मेटलर्जी में हो एंड आपको गेट क्वालिफाई होना चाहिए एटलीस्ट जो कि मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में हो। साथ ही यहाँ पर आप इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन को देख सकते हो। अगला आता है फिजिक्स, जिसमें सिर्फ डीआरडीओ में वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपका फर्स्ट डिवीजन आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री में। ठीक है, यानी आपने पीजी किया हुआ हो फिजिक्स में तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर भी आपको गेट क्वालिफाई होना चाहिए, गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए फिजिक्स में। अब फिजिक्स के साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे इक्विवेलेंट सब्जेक्ट दिए होंगे, इनमें से अगर कोई है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। केमिस्ट्री के लिए भी आप यहाँ देख सकते हो, पोस्ट वाइज आप देख सकते हो कुल 25 पोस्ट है। यहाँ पर भी अगर आपने फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में करी हुई है तो अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए केमिस्ट्री में एंड केमिस्ट्री के इक्विवेलेंट जो यहाँ पर सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग है जिसमें आपको फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए आपके बैचलर डिग्री में एंड यहाँ पर आपकी जो बैचलर डिग्री है वो केमिकल इंजीनियरिंग में होनी ज़रूरी है। गेट क्वालिफाई आपको यहाँ पर भी होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, एंड यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट आपको सब्जेक्ट दिख जाएंगे। अगला आता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पर जो है आपको एटलीस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एंड यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट सब्जेक्ट हैं जिनमें अगर आपने किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगला मैथमेटिक्स है, तो एटलीस्ट आपके पास मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ वैलिड गेट स्कोर एंड यहाँ पर अगर आपके पास मैथमेटिक्स के अलावा ये सब्जेक्ट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट आता है, इसमें डीआरडीओ में वैकेंसी है।
अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में तो अप्लाई कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। इसके साथ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है जिसमें डीआरडीओ और रेडियो दोनों में आपको वैकेंसी मिल जाएंगी। अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री कंप्लीट की हुई है तो अप्लाई कर सकते हो। वैलिड गेट स्कोर यहाँ पर भी होना जरूरी है एंड ये इसके इक्विवेलेंट सब्जेक्ट एंड ट्रेड है। अगला है मटेरियल साइंस जिसमें डीआरडीओ में वैकेंसी है एंड अगर आपके मास्टर डिग्री में फर्स्ट डिवीजन है मटेरियल साइंस में तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। वैलिड गेट स्कोर होना यहाँ पर भी जरूरी है। अगला आता है नेवल आर्किटेक्चर। नेवल आर्किटेक्चर अगर आपने ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास में किया हुआ है नेवल आर्किटेक्चर में तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी चीजें सेम है। इसके साथ इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का है। इसके साथ आपके पास एटलीस्ट फर्स्ट क्लास आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए जो कि इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में हो तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी चीजें यहाँ पर भी सेम है। इसके बाद एटमॉस्फेरिक साइंस है जो कि डीआरडीओ में वैकेंसी है एंड अगर आपने मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास के साथ किया हुआ है एटमॉस्फेरिक साइंस में तो अप्लाई कर सकते हो। वैलिड गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट इंजीनियरिंग साइंस के पेपर में, ठीक है। अब आता है माइक्रोबायोलॉजी, तो इसके लिए भी एटलीस्ट आपके पास फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में तो अप्लाई कर पाओगे। एंड बायोकेमिस्ट्री लास्ट है जिसके लिए अगर आपके मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास में बायोकेमिस्ट्री के साथ है तो आप इसे अप्लाई कर पाओगे। इन सभी के साथ गेट स्कोर जरूरी है। अब गेट स्कोर में लाइफ साइंस सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने जाना कौन कौन से पोस्ट हैं, कितने पोस्ट हैं, इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और अगर आपके पास वो सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है उसके इक्विवेलेंट कौन कौन से क्वालिफिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें हमने जाना। अब जान लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में, एज लिमिट के बारे में। तो अगर आप जनरल हैं या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो डीआरडीओ के लिए अधिकतम 28 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, डीएसटी के लिए अधिकतम 35 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं और एडीए के लिए अधिकतम 30 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर यानी ओबीसी एनसीएल में आते हैं तो डीआरडीओ के लिए अधिकतम 31 वर्ष, डीएसटी के लिए अधिकतम 38 वर्ष और एडीए के लिए अधिकतम 33 वर्ष है। जबकि अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो डीआरडीओ में अधिकतम 33 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, डीएसटी में अधिकतम 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं और एडीए में अधिकतम 35 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको कैसे दिया जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो अगर आप दिव्यांग हैं तो 10 वर्ष है एज रिलैक्सेशन आपके लिए। वहीं अगर आप सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको 5 वर्ष तक यहाँ पर एज में छूट देने का प्रावधान रखा गया है। यहाँ पर जो आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है इसमें 2 पेपर होंगे, 300 मार्क्स के होंगे और आपके पास टाइम होगा 2-2 घंटे का दोनों पेपर के लिए, ठीक है। इसका सिलेबस आपको आरएसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा जो कि सिमिलर सिलेबस है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के। और ये जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन है ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। जो आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला संभवतः 16 अक्टूबर 2022 तक हो सकता है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन गेट स्कोर के माध्यम से हो सकता है या फिर आपका सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एग्जाम लिया जा सकता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। एंड ये भी हो सकता है कि आपके गेट स्कोर को भी वैल्यू दिया जाए, रिटर्न एग्जाम को भी वैल्यू दिया जाए और आपके फिर इंटरव्यू को भी वैल्यू दिया जाए और इस तरीके से आपका सिलेक्शन हो। अब यहाँ पर जो आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला उसका वेटेज 80% होगा और जो आपका इंटरव्यू होने वाला है उसका वेटेज 20% होगा। तो 80:20 के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। इस फॉर्म को फिल करने के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, मेल के लिए। बाकी किसी के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो इस सेशन को आप शेयर कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना पड़ेगा जहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अप्लाई भी कर सकते हैं। जय हिंद।